हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है। अब पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में तो कौन से सेंटेंस आते हैं और पैसिव वॉइस में हम उसे किस प्रकार से चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो मुख्य होता है। सब्जेक्ट को हम प्रधानता देते हैं, मुख्य रूप से सब्जेक्ट को महत्व देते हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट, जो आपका स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम महत्व देते हैं, मतलब हम मुख्य को प्रधानता देंगे। ठीक है, अब किस प्रकार से देखिए, राम ने एक पत्र लिखा। राम ने एक पत्र लिखा, ये आपका एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसके अंदर मुख्य व्यक्ति कौन है? राम। ठीक है, राम ने एक पत्र लिखा। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इसको ये बोलेंगे, एक पत्र लिखा गया राम के द्वारा। एक पत्र लिखा गया राम के द्वारा। अब पहले जो सेंटेंस था उसमें राम मुख्य था, जो करने वाला है वो मुख्य था, कर्ता मुख्य था, सब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस दे रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसका पैसिव वॉइस बनाया, इसमें जो ए लेटर है, जो पत्र है, उसको हमने स्टार्टिंग में ले लिया। अब हमने ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी है, जो इंपॉर्टेंस है वो ऑब्जेक्ट का बढ़ गया। ठीक है, हमने ये कहा कि एक पत्र लिखा गया राम के द्वारा। जब राम शब्द कहा गया बाद में ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसमें सबसे पहला नियम यही होता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए बाकी के हम नियम समझते हैं। यहाँ पर एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाने के कौन कौन से नियम है इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। पहला नियम यह है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार निम्न प्रकार से बदलते हैं। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे? मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आपके सब्जेक्ट आई है, ठीक है, सब्जेक्ट अगर आपके आई है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी। अगर सब्जेक्ट वी है तो इसका ऑब्जेक्ट होता है अस। यू का यू ही रहता, यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम ही भी होता। ठीक है, अब ही अगर आपके सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। ठीक है, शी अगर आपके सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट वाला जो वर्ड होता है वो होता है हर। अगर दे आपके सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट वाला जो वर्ड है, शब्द है, वो होगा देम। ठीक है, अगर आपके कोई वस्तु का नाम है या किसी पोस्ट, कोई पद का नाम दिया हुआ है तो वो एडजेक्टिव रहता है, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। कोई वस्तु का नाम है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, या कोई पोस्ट दे रखी है, ठीक है, जैसे मान लिया आप कहते हैं एचएम हेड मास्टर, ठीक है, और आप बोलते थे प्रिंसिपल, तो ये क्या पद का नाम है। ठीक है, तो कोई पद का नाम है या कोई वस्तु का नाम, तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, वैसे कैसे रहते हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते हैं। अब किस प्रकार चेंज करेंगे अभी हम देखते हैं, पहले इसके आगे के नियम देख लीजिए। और ठीक है, देखिए अब देखिए दूसरा नियम है, मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैन वर्ब जो थर्ड फॉर्म हो उसके बाद में हमें बाई का प्रयोग करना। सामान्य तौर पर हम अधिकांश वाक्यों में बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ एक वाक्यों में हम बाई का प्रयोग नहीं करते, तो जहां पे नहीं करेंगे तब मैं आपको स्पेशली बता दूंगा। ठीक है, और क्यों नहीं करते वो भी हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वैसे आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई का प्रयोग करना है। ठीक है, अब साधारण वाक्यों में, ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उनके पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने एक सूत्र तैयार किया। इस सूत्र की सहायता से, इस फार्मूले से आप बड़ी ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है उससे आपका सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर आपको हिम दे रखा है, क्या दिया हुआ हिम, तो हिम से आपका सब्जेक्ट बनेगा ही। ठीक है, अगर आपके मान लीजिए
ऑब्जेक्ट में देम दे रखा है तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, इसका भी मैं चार्ट बताता हूँ आपको। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेती है। जैसे मैंने बताया आपको, इसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में लेते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपको बाई का प्रयोग करना है, बाई। ठीक है, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपके एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार जो भी आपका ऑब्जेक्ट बने वो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे आपके अगर ही दे रखा तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, अगर वहां पे शी दे रखा तो यहाँ पे हर हो जाएगा, अगर आपने सब्जेक्ट के रूप में दे रखा तो है तो जाएगा डैम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे और अब देखिए, हम जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं और उनको किस प्रकार से काम में लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो आपको इज, एम या फिर आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। अब इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी ये आपके सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट के अनुसार आपके इज का प्रयोग हो रहा है या एम का प्रयोग होगा या फिर आर का प्रयोग होगा। तो इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है और मेन वर्ब की आपको केवल थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है, एक्टिव वॉइस वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो आपको इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है सब्जेक्ट के अनुसार और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको काम में लेनी है। ठीक है, अब यदि आपका एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो आपको हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है सब्जेक्ट के अनुसार और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे आप। ठीक है, अब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका सेंटेंस दिया हुआ हो तो आपको वाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप काम में लेंगे ही वैसे भी। ठीक है, अब अगर आपका एक्टिव वॉइस वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो आपको वाज बीइंग या फिर वर बीइंग में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन काम में लेना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लगानी है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ हो तो आपको शैल बी या विल बी में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप काम में लेंगे, वैसे भी सभी में हम थर्ड फॉर्म में काम में लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता और नहीं आपको ये बनाने के लिए आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस दिया हुआ हो, ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये आपको हेल्पिंग इस तरह से ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के जरिए हम समझते हैं एक्टिव पैसिव को। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दिया हुआ, ही राइट्स ए लेटर। इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले देखना कि कौन सा टेंस है। आपको सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है, क्योंकि जब तक आपको टेंस की पहचान होगी तब तक आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है ये आपको कैसे ज्ञात होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है ये कौन सा टेंस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो कोई है नहीं। ठीक है, यहाँ पर केवल मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर है ही राइट्स ए लेटर, तो राइट्स, ठीक है, तो मतलब लिखना।
तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? तो आप कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है साधारण वाक्यों में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम काम में लेते हैं? तो आप कहेंगे इसमें हम लेते हैं इज एम आर। पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। अब सबसे पहले मैंने फार्मूला बताया था, उसमें कहा था सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है ए लेटर। ठीक है, यहाँ किसी वस्तु का नाम है और मैंने बताया था तो वस्तु का नाम हो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, उसको हम एज इट इज लिखते हैं। ठीक, तो ए लेटर इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, ए लेटर ऐसे के ऐसे। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ए लेटर बन गया आपका सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट था पहले, इसको हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या था? हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो यहाँ पर इज एम आर इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब यहाँ पे ए लेटर का मतलब है एक पत्र, एक ही लेटर है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, सिर्फ लगा दिया यहाँ पे इज। ठीक है, अब मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं अपन? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब है राइट, लिखना। तो लिखने की जो थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है? रिटर्न। ठीक है, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी रिटर्न। अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाएंगे? हम बाई का प्रयोग करेंगे, लिख दिया बाई। ठीक है, अब बाई के बाद क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आपके ही। ठीक है, अब ही से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका हो जाएगा हिम। ठीक है, मैंने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट के अनुसार आता है। अब ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? हिम। तो ही से बना यहाँ पर हिम। इस सब्जेक्ट के अनुसार हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है हिम। समझ में आया? ठीक है, अब देखिए आगे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ गीता कुक्ड द ब्रेकफास्ट। ठीक है, गीता ने ब्रेकफास्ट बनाया। अब सबसे पहले आपको पहचान करने की कौन सा टेंस है, तो इसकी हम पहचान करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली गई है। ठीक है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली गई है और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें ही मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। तो ये कौन सा टेंस है भाई? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई वाक्य दिया हुआ है और उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे? पैसिव वॉइस बनाते समय तो आप काम में लेंगे वाज या वर। वाज वर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको काम में लेनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ द ब्रेकफास्ट आपके ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट को हम किस रूप में काम में लेते हैं? सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे लिख दिया मैं द ब्रेकफास्ट। ये द ब्रेकफास्ट आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आ गया तो इसके बाद क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे वाज आएगा, वन आएगा, यहाँ आएगा हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं यहाँ पे वाज। ठीक है, अब जो आपकी मेन वर्ब है उसका हम कौन सा रूप काम में लेंगे? थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। तो कुक की थर्ड फॉर्म में क्या होती है? कुकड़ी होती है। ठीक है, तो हमने लिख दिया थर्ड फॉर्म में ये कुकड़ी। अब इस थर्ड फॉर्म के बाद बाई, तो बाई का प्रयोग कर लिया। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है जो कि होता है सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे क्या आपके? गीता। क्या? गीता। और मैंने कहा था अगर किसी नाम दिया हुआ हो तो नाम में आपको चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर गीता हमने एजुकेशन जैसे कैसे लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखिए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में दिया हुआ शी इज मेकिंग टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है इज। अब आपके टेंस के अनुसार, जो टेंस के आपको चार्ट बताया था अपने पहले पिछली क्लासेस के अंदर, तो इज एम आर ये कौन से टेंस में आता है भाई? तो आप कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो ये जो आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में ये आपका है प्रेजेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं? तो मैंने आपको बताया था इज बीइंग, एम बीइंग,
या आर बी। इसमें हम लेते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय इज, बीइंग, एम, बीइंग या आर बी। इनमें से आपको एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपके टी, तो इसलिए हमने टी स्टार्टिंग में कर दिया, ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या काम में लेंगे, इज बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने इज बी, ठीक है। अब यहाँ पे सब हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया। अब इसके बाद क्या लेते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बनाने की मीनिंग मेक, मेक मानी बनाना, मेक मानी बनाना। अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। तो हमने ये कर दिया मेड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी मेक, जिसमें आईएनजी जुड़ा हुआ था, तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, हमने लिख दिया यहाँ पे मेड थर्ड फॉर्म के रूप में। अब थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करेंगे, यहाँ आ गया बाई, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आएगा इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पे आपके सब्जेक्ट है शी, अब शी के अनुसार जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, आपका हर होगा। इस तरह से शी के अनुसार आपका ऑब्जेक्ट हो गया हर, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। देखिए और देखिए आगे। अब देखिए एक्टिव वॉइस के एक सेंटेंस दिया हुआ आपको, द स्टूडेंट्स हैव रिटन ए स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो हेज हैव आपके टेंस के अनुसार कौन से टेंस में आती है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। मतलब आपको एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस दिया हुआ है ये प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो हम कहेंगे हैज बीन और हैव बीन। हम कौन से लेंगे, हैज बीन और या फिर हैव बीन, ठीक है। इन दोनों में से आपको कोई एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने पहचान कर ली, और उस टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे, इसकी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सारणी बनाई थी, उसी सारणी के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, जो कि होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपके ए स्टोरी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम लेके आएंगे सब्जेक्ट के तौर पर, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे ए स्टोरी, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब सब्जेक्ट आ गया ए स्टोरी, इसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर एक कहानी, ठीक है, एक कहानी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, जिनके काम में लेंगे हैज बीन, ये आ गया हैज बीन। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पहले से थर्ड फॉर्म दी हुई है, क्योंकि हैज हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ही आती है, तो यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, तो रिटर्न का रिटर्न ही थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करना, तो हमने लिख दिया बाई, ठीक है। अब बाई के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, जो कि किसके अनुसार बनेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अब आपके सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है इसमें दिया हुआ द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स एज इट इज ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, और ये आपका पैसिव वॉइस तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी विल वॉश द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर ये जो इन द मॉर्निंग दिया हुआ ये आपके अदर में आता है, अन्य में आता है, ठीक है। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी भी पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है, तो आप देखेंगे शैल विल, यहाँ पर कौन से टेंस में आते हैं, तो आप कहेंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो ये जो आपका एक्टिव वॉइस वाला वाक्य है ये है आपका फ्यूचर, ठीक है, इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपका वाक्य दिया हुआ। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जब पैसिव वॉइस बनाते हैं हम, तो कौन से हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, हम काम में लेते हैं विल बी या फिर शैल बी, इनमें से आपको एक हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर शी विल वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपके ऑब्जेक्ट है ये क्या, द क्लॉथ्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को ले लिया सब्जेक्ट के तौर पर, तो यहाँ लिख दिया शुरुआत के लिए द क्लॉथ्स, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट से क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद आपको क्या लेनी है, हेल्पिंग काम में लेनी है, तो क्लॉथ्स इसके साथ क्या आएगा, विल आएगा, शैल आएगा, तो हमने के साथ विल भी आएगा, ठीक है। तो लिख दिया यहाँ पर विल बी, तो द क्लॉथ्स विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, मैंने बताया था आपको हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड, ठीक है। हमने इसकी थर्ड फॉर्म काम में ले ली, वॉश मतलब धोना, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड। इसके बाद में थर्ड फॉर्म के बाद क्या करना आपको, बाय का प्रयोग करना, हमने बाय लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखिए बाय के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या ना, सब्जेक्ट के अनुसार। अब आपके यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया हुआ भाई, शी। अब शी के अनुसार आपका जो ऑब्जेक्ट हो क्या होगा, हाँ, ठीक है। शी से इस शी आता है लड़की के लिए, तो शी के अनुसार जो आपका ऑब्जेक्ट के रूप में जो वर्ड आता है वो कौन सा होगा, हर, ठीक है। हम लिख दिया यहाँ पे हर। अब इस ऑब्जेक्ट के बाद में शेष बचा हुआ जो वाक्य है तो हम अन्य में डाल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ इन द मॉर्निंग, हम लिख दिया इन द मॉर्निंग एज इट इज, ठीक है। ये आपका अन्य में आता है, अदर के अंदर आता है, ठीक है। तो जिसको आप ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। तो मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप आपकी ग्रामर के अनुसार और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम फिर मिलेंगे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ।